साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं पूर्व पाषाण काल और आपने मध्य पाषाण काल और जो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की जो तीनों अवस्थाएं थी, पूर्व, मध्य और उच्च पाषाण काल, इन तीनों के बारे में आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपको बताए गए थे, पिन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वही जो पूरा पाषाण काल के बाद में जो अवस्था आती है मध्य पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की जो संक्रमण की अवस्था है, संक्रमण की जो अवस्था है वो मध्य पाषाण काल कहलाती है। हम देखते हैं कि पाषाण काल जो शुरुआत है ये 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व जो है मानी जाती है, लेकिन अफ्रीका में, लेकिन भारत में जो है भारत में लगभग 20 लाख से और 20 लाख से अफ्रीका में जानी जाती है, लेकिन भारत में लगभग 6 लाख ईसा पूर्व हुई थी। लेकिन जैसे ही हम मध्य पाषाण काल की अवस्था की ओर आते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में लगभग जो है 10,000 ईसा पूर्व, इसकी जो अवस्था है 10,000 ईसा पूर्व जो है मध्य पाषाण काल की अवस्था आती है। मध्य पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल की अवस्था है। तो मध्य पाषाण काल में होता क्या है, कुछ परिवर्तन होते हैं, जो कि परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उनके हथियारों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हथियार और ज़्यादा तीक्ष्ण हो गए थे, और ज़्यादा दक्ष हो गए थे, नुकीले हो गए थे। और भी कुछ हम स्थान जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर मध्य पाषाण काल की अवस्था है, और हम जानेंगे हथियारों से जो है और भी क्या परिवर्तन आए धीरे धीरे करके मध्य पाषाण काल में, वो सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों, हमने बताया कि 10,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल की अवस्था मानी जाती है, और इस पाषाण काल में लघु हथियार जो है, लघु उपकरण का प्रयोग होता था। इसीलिए इसको जो है माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। कौन सा पीरियड कहते हैं? माइक्रोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हथियार यूज किए जाते थे वो नुकीले और छोटे हथियार यूज किए जाते थे। तो सबसे पहले जो है उन 1867 में सबसे पहले 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल ने इसकी खोज करी थी। तो CL, या ऐसे लिख लें, CL कार्लाइल CL कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में जो है 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल ने जो है ऐसे उपकरणों की खोज विंध्य क्षेत्र में करी थी। कहाँ करी थी? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में जो है ऐसे लघु उपकरणों की खोज करी थी। तो CL कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में जो है विंध्य क्षेत्र में लघु उपकरण जो थे इस काल के, उनकी खोज जो है इनके द्वारा करी गई थी। हम देखते हैं जो संक्रमण की अवस्था हमने बताई कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य की अवस्था है, संक्रमण की अवस्था है। और इस काल में लोग जो है शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, और शिकार करते थे, जानवरों का मछली पकड़ते थे, और कुछ खाद्य पदार्थों का संग्रह करते थे। धीरे धीरे खाद्य पदार्थों के संग्रह में परिवर्तन आया जब लघु उपकरण जो है नुकीले होने लगे, छोटे होने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिकार किया जाने लगा, जिससे खाद्य उत्पादन में, खाद्य संग्रह में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य संग्रह कर पाते थे कम समय में, और उनके एक अवकाश का समय मिल जाता था, जिससे कुछ और ज़्यादा परिवर्तन हो पाए। इस काल में चित्रकला का विकास हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, और भी इसमें कुछ परिवर्तन आए, जैसे कि
इस काल में, मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है कि सबसे पहले पशुपालन की जो अवस्था है, पशुपालन देखने को मिलता है। यानी कि पशुपालन का जिक्र आता है। सर्वप्रथम जो एक पशु पाला गया सर्वप्रथम, तो वो उस पशु का नाम था, सर्वप्रथम जो पशु पाला गया वो था कुत्ता, डॉग। वो था कुत्ता को, सर्वप्रथम कुत्ते को पशुपालन मतलब पशु के रूप में पाला गया। और दूसरी चीज़ें इसमें कुछ स्थान मिलते हैं जहाँ पर पशुपालन का जिक्र आता है। जैसे कि कुछ स्थान है, आदमगढ़ एक स्थान है। आदमगढ़ भारत का होशंगाबाद में पड़ता है। और बागौर एक स्थान है, बागौर तो होशंगाबाद में पड़ता है। आदमगढ़ कौन सा स्थान? आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद एमपी में होशंगाबाद एक स्थान है जिसमें आदमगढ़ पड़ता है, जहाँ पर पशुपालन का जिक्र मिलता है। और दूसरा स्थान है बागौर। दूसरा स्थान कौन सा है? बागौर। दूसरा स्थान है बागौर। तो ये पहला आदमगढ़ है और दूसरा स्थान बागौर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? भीलवाड़ा राजस्थान। राजस्थान के भीलवाड़ा में बागौर और एमपी के होशंगाबाद में एक स्थान है आदमगढ़, जहाँ पर सर्वप्रथम या सबसे पहले पशुपालन का जिक्र देखने को मिलता है। और जहाँ पर पशुपालन का अवशेष प्राप्त हुए, या हम यूँ कहें कि सर्वप्रथम इसका जिक्र मिलता है। और दूसरी चीज़ उसके कुछ साक्ष्य पाए गए, पशुपालन का हम ये कह सकते हैं कि कुछ साक्ष्य पाए गए। और दूसरी चीज़, इस काल में जो लघु उपकरण हैं वो एक महाराष्ट्र के 40 गांव में एक स्थान पड़ता है, पाटरे। तो महाराष्ट्र का ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है वो महाराष्ट्र का एक स्थान पड़ता है, महाराष्ट्र में एक स्थान है जो कि हमने बताया पाटले, वो 40 गांव में पड़ता है। 40 गांव में एक स्थान है पाटड़े, जहाँ पर लघु उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से? लघु उपकरण, जहाँ पर लघु उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं, लघु उपकरण। और हम जानते हैं कि इस काल में लघु उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। साथियों, इस काल में जो उपकरण होते थे, हमने पहले देखा कि पूरा पाषाण काल में जो उपकरण बनाए जाते थे वो उपकरण एक क्वार्टज पत्थर होता था जिससे बनाए जाते थे। लेकिन इस काल में देखने को मिलता है कि क्वार्टज पत्थर का इस्तेमाल ना करके यहाँ पर उसकी जगह एक दूसरा पत्थर होता है जो कि चैल से डनी पत्थर का यूज किया जाता है। कौन? चैल से डनी एक पत्थर है, चैल से डनी पत्थर, जो कि यूज किया जाता है। तो इस काल में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, यानी कि यहाँ पर जो औजार बनाए जाते हैं, जो लघु उपकरण बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो चैलसीडनी पत्थर है जिसके माध्यम से इस उपकरण बनाए जाते हैं। साथियों, कुछ और स्थान हैं जहाँ पर इसके प्रमुख केंद्र रहे, जो मध्य पाषाण काल की अवस्था है। तो वो स्थान रहे, जैसे कि एक स्थान पड़ता है सोन घाटी, एक स्थान है सोन घाटी जो इसका प्रमुख केंद्र रहा, और दूसरा पड़ता है बेतवा घाटी। ये सारे जो साक्ष्य हैं ये एक नदी के किनारे साक्ष्य मिलते हैं। बेतवा जो कि एक नदी है, तो बेतवा घाटी
हमेशा नदी के किनारे ही संस्कृतियाँ डेवलप हुई, लोग रहते थे। तो बेतवा घाटी और दूसरा सोन घाटी, सोन घाटी, सोन घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी, और तीसरा लिख सकते हैं बेलन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी और कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी, ये स्थान हैं जहाँ पर साक्ष्य पाए गए। साथियों ये एमपी में है सोन घाटी, और कृष्णा घाटी कर्नाटक में है, और बेलन घाटी यूपी में है। तो ये कुछ स्थान हैं। और बेलन घाटी, निवासा जो कि महाराष्ट्र में है, बेतवा घाटी, निवासा जो कि महाराष्ट्र में, निवासा जो कि महाराष्ट्र में। तो ये कुछ स्थान हैं, महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ स्थान हैं जहाँ पर मध्य पाषाण काल के कुछ और दूसरी चीज़ कि इस मध्य पाषाण काल में कुछ अलग परिवर्तन आया, जो कि देखने को मिलता है कि इस काल में धनुष निर्माण हुआ। इस काल में धनुष निर्माण देखने को मिलता है, धनुष निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो साथियों एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा परिवर्तन था, जो पत्थर मार के फेंकना, फिर धनुष के माध्यम से धनुष का आ जाना, जिससे जाहिर सी बात है कि इससे ये पता चलता है कि इनके खाद्य संग्रह में अब तेजी आ गई होगी, क्योंकि ये धनुष का सहारा लेने लगे थे, तीर और धनुष। तो इस काल में धनुष निर्माण देखने को मिलता है। और दूसरी चीज इसमें शवाधान प्रथा भी इसी काल से शुरुआत हुई। कौन सी? शवाधान प्रथा। शवाधान यानी कि इससे पहले जो है लोगों को दफनाया नहीं जाता था, लेकिन शवाधान प्रथा देखने को मिलती है, यानी कि लोगों में एक सम्मान की भावना आ गई, अपने पूर्वजों के प्रति एक सम्मान की भावना आई। देखने को मिलता है कि वो और एक चीज़ आई कि शवाधान के साथ साथ ये मानने लगे कि इनका जो है जीवन हो सकता है इनका पुनर्जन्म हो। पुनर्जन्म में विश्वास भी देखने को मिलता है, क्योंकि साथियों शवाधान के साथ साथ ये क्या करते थे, उसके साथ में कुछ उपकरण, जो आवश्यक सामग्री थी, जो दैनिक जीवन में वो प्रयोग किया करते थे, वो जो है इनके साथ रखी हुई मिलती हैं, इनके साथ में रख देते थे, जिससे प्रतीत होता है सम्मान की भावना थी और साथ में जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास होने लगा था। और साथियों इस काल में, मध्य पाषाण काल में, जो अस्थिपंजर के अवशेष प्राप्त हुए, अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ में प्राप्त हुआ। तो पहला प्रतापगढ़ जो कि यूपी में पड़ता है, तो ये जो भी साथियों हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट हैं और ये आपके लिए बेहतर होगा आप इन्हें लिख लें, एक डायरी पर लिख लें नोट्स बनाने, या फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप अपने माइंड में, अपने पूरे माइंड के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इस पीरियड को पढ़ सकते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अस्थिपंजर भी पाए गए। तो अस्थिपंजर के जो साक्ष्य हैं वो प्रतापगढ़, जो कि एक स्थान है यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यूपी में एक स्थान है। और दूसरा स्थान है सराय नाहर, सराय नाहर। तो प्रतापगढ़ और सरायनाहर ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि मानव अस्थिपंजर जो है यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये सरायनाहर, और दूसरा एक स्थान है महदहा, महदहा। तो ये प्रतापगढ़ यूपी में सरायनाहर पड़ता है। और दूसरा है महदहा, महदहा। तो ये जो है जो
हमने बताया कि प्रतापगढ़ यूपी में सरायनाहर और दूसरा मादहा, जहाँ पर सर्वप्रथम जो है मानव अस्थिपंजर देखने को मिलता है। मानव अस्थिपंजर तो इनके अवशेष जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया, तो प्रतापगढ़ यूपी में और प्रतापगढ़ यूपी के सरायनाहर में, और दूसरा है महदहा एक स्थान है। और एक जो मध्य पाषाण काल के कुछ और भी स्थल जो कि पाए गए, जैसे कि एक स्थल है सांभर झील, जो है सांभर झील राजस्थान में पड़ती है, उसके निक्षेप में कई मध्य पाषाण काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए वहाँ से। तो वो जो है कौन सा, सांभर झील जो कि देखने को मिलता है। और ये सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान में सांभर झील, यहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए और वो मध्य पाषाण काल के अवशेष थे। तो ये भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर सांभर झील में विश्व के सबसे प्राचीन जो है सबसे प्राचीन वृक्षारोपण के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि विश्व के सबसे प्राचीन या सबसे सर्वप्रथम वृक्षारोपण यहाँ देखने को मिलता है। वृक्षारोपण तो वृक्षारोपण विश्व का सर्वप्रथम जो है वृक्षारोपण यहाँ पर, इसके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये आप पिन पॉइंट नोट कर लें। तो साथियों, इस चीज़ से आपको क्या पता चला कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ मध्य पाषाण काल में हम पूरा पाषाण काल की अपेक्षा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हथियार जो है लघु होते थे, छोटे होते थे। और जो स्थान है जो कि बताया, जैसे कि मादहा और सरायनाहर, इसमें अस्थिपंजर प्राप्त हुई। और भी जो कि होशंगाबाद, महाराष्ट्र का होशंगाबाद, भीलवाड़ा राजस्थान, जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि यहाँ पर पशुपालन भी करने लगे थे, मछली भी पकड़ने लगे थे, शिकार भी करने लगे थे, धनुष बाण का भी निर्माण हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि तकनीक थोड़ा सा लोग जो है धीरे धीरे करके बुद्धिजीवी हो रहे थे। और फिर आगे देखने को मिलता है कि जो क्रोड का इस्तेमाल होता था, जो बड़े उपकरण होते थे, वो पैने होने लगे। तो जाहिर सी बात है इनके पास अवकाश होगा। तो जब इंसान खाद्य संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने लगता है और उसके पास फिर एक टाइम मिल जाता है उनको कुछ और करने का, कुछ और सोचने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि पर्याप्त रूप से खाद्यान्न उनके पास पहले से मौजूद है। तो इस पीरियड में, यानी कि इस अवस्था में वो एक तरीके से चित्रकला का भी विकास हुआ। धीरे धीरे करके देखते हैं कि कुछ गुफाएं, जैसे कि भीमबेटका मिलती है, एमपी में जो भीमबेटका है, वहाँ पर कुछ चित्र देखने को मिलते हैं कि शिकार करते हुए चित्र जो कि बनाया जाना शुरू हो गया था। और कलर का जो कि रंगा जाना, उनको चित्रों को जो है रंगों से भरना, और कई सारे विकास जो है धीरे धीरे मिलते हैं। तो पिन पॉइंट में हम मेन चीज़ें नोट कर लें। जैसे कि सबसे पहले तो इस पीरियड में कि पूर्वजों के प्रति सम्मान आ गया। पहली चीज़ आप नोट कर लें, पिन पॉइंट कुछ, जो कि पहली चीज़ आप नोट करेंगे कि पूर्वजों के प्रति सम्मान की झलक देखने को मिलती है। पूर्वजों के प्रति सम्मान, पूर्वजों के प्रति सम्मान की झलक देखने को मिलती है। पहला पॉइंट नोट करेंगे कि पूर्वजों के प्रति सम्मान की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि इस युग में, इसी काल में, मध्य पाषाण काल में एक समाधान पद्धति आरंभ हुई। लोगों को दफनाना स्टार्ट कर दिया गया
और जो है उनके प्रति, मृतकों के प्रति, लोगों का पूर्वजों के प्रति एक सम्मान की भावना। और दूसरी चीज़ कि मृत्यु के बाद जीवन की परिकल्पना, तो ये भी देखने को मिलता है। मृत्यु के बाद जीवन की परिकल्पना यहाँ से देखने को मिलती है, जीवन की परिकल्पना। तो मृत्यु के बाद भी उनको लगा कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये कोई दूसरा जीवन पाएंगे, तो इसलिए उनकी आवश्यक सामग्री उनके शव के साथ में रख दी जाती थी। तो ये भी देखने को मिलता है कि, और दूसरी चीज़ कि धर्म के प्रति सम्मान देखने को मिलता है। धर्म के प्रति सम्मान इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बागौर में एक प्रस्तर की मूर्ति जो है, प्रस्तर की स्त्री मूर्ति मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि एक धर्म के प्रति, स्त्री के प्रति उनको सम्मान की भावना जागृत हुई। तो धर्म के प्रति रुझान इनका बढ़ा, धर्म के प्रति रुझान देखने को मिलता है। तो धर्म के प्रति, और इसका जो साक्ष्य है हम ये कह सकते हैं, बागौर एक स्थान है जहाँ पर प्रस्तर से बनी स्त्री की मूर्ति मिलती है, स्त्री की मूर्ति। तो प्रस्तर की स्त्री की मूर्ति जो है देखने को मिलती है। ये जो है धर्म के विकास के प्रति एक संकेत है। और दूसरा, कला के प्रति एक रुझान देखने को मिलता है, कला के प्रति एक रुझान, कला के प्रति रुझान, कला के प्रति एक रुझान देखने को मिलता है कि जैसे कि कुछ स्थान जो कि भीमबेटका, आपको बताया गया कि भीमबेटका, और दूसरा स्थान है यूपी में एक स्थान है मिर्ज़ापुर, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर मध्य पाषाणिक चित्र जो है देखने को मिलते हैं। तो एमपी का भीमबेटका, जो कि कला के प्रति रुझान में हम ये कर सकते हैं, कुछ जो साक्ष्य प्राप्त हुए जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि कला के प्रति रुझान रहा। जैसे कि एमपी में भीमबेटका और यूपी में मिर्ज़ापुर, यूपी में मिर्ज़ापुर, और दक्षिण जब आ पाएंगे भारत के दक्षिण में, तो वहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये जो स्थान है, ये दक्षिण में, भारत के दक्षिण में भी जो है चित्रों का विकास देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके लोगों में जो है धीरे धीरे करके मानव में चित्रों के प्रति रुझान आया। वो चित्र बनाना जो है प्रारंभ कर दिया, और वो अंकित कर रहे थे कि किस प्रकार से जब वो गैदरिंग होती थी, एक सामूहिक दावत भी देखने को मिलती है चित्रों में, और शिकार करते हुए चित्र देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ देखने को मिलता है कि एक उनमें सामूहिकता की भावना का जागृत होना और करुणा की भावना भी देखने को मिलता है कि जब वो चित्र अंकन करते हैं तो चित्रों में मानव की मूर्ति एक छड़ी के फॉर्म में दर्शाया जाता है, उनके शरीर को ना दर्शा करके, जिससे पता चलता है कि वो जो शिकार कर रहे हैं उसके प्रति उनकी करुणा का भाव दर्शाता है। और कई चीज़ें हम देखने को मिलता है कि इन चित्रों को अनुष्ठानिक माध्यम से भी प्रयोग किया करते थे, क्योंकि चित्रों में एक विशेष भाव देखने को मिलता है। चित्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो शिकार करने से पहले उन चित्रों को अनुष्ठान के रूप में उनका मतलब एक प्रकार से श्रद्धा के भाव से उनको देखते थे। और तो इस प्रकार से अनुष्ठानिक महत्व भी देखने को मिलता है इस काल में। तो
और दूसरी चीज़, अगर उपकरणों की बात करें तो उपकरण जो कि बताया कि लघु उपकरण जिसमें एक भेदनी चित्र आता था, एक वेधनी या पॉइंट कहते थे, वेधनी या एक धार फलक। देखिए कुछ उपकरण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेधनी एक धार फलक। वेधनी होती थी एक तरीके से इसको पॉइंट बोलते हैं, मतलब इतने पतले और लगभग आधे इंच, पौने इंच से लेकर के आधे इंच के बीच में ही रहते थे, ज़्यादा बड़े नहीं होते थे इनके हथियार, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है। तो वेधनी देखने को मिलता है, एक हथियार है वेधनी या पॉइंट इसे बोल सकते हैं, नुकीला हथियार। और दूसरा एक धार फलक मतलब एक धार जो है होती है, सिर्फ एक ही, जैसे ब्लेड में एक धार हो तो वैसे एक धार फलक का यूज करते थे। और दूसरा द्विधार फलक और अर्धचंद्राकार भी यूज किया जाता था। एक अर्धचंद्राकार भी हथियार यूज किए जाते थे, अर्धचंद्राकार। तो इस प्रकार से नुकीले वेधनी टाइप में हथियार यूज किए जाते थे, एक धार फलक यूज किए जाते थे और दूसरा अर्धचंद्राकार यूज किए जाते थे, और समलंब की तरीके से हथियार यूज किए जाते थे, समलंब के जैसे। तो वेधनी जो है एक फलक या तिकोना हथियार होता था, और जो एक धार फलक होता था वो किनारे पर ऊर्ध्वाधर छेदन देखने को मिलता है, और ये कुंडे द्वारा लगा होता था। और दूसरा जो अर्धचंद्राकार है वो आयताकार फलक होता था। अर्धचंद्राकार एक आयताकार फलक, उसके किनारे पर तीक्ष्ण जो है, उसके किनारे पर तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार बनाया जाता था। वो आयताकार होता था लेकिन एक किनारा जो है उसका अर्धचंद्राकार होता था, जैसे आप फरसा देखते हैं, तो उस माध्यम से देखने को मिलता है। और तीसरा जो है समलंब एक ऐसा फलक है जो कि समलंब, जो कि जिसके एक से अधिक किनारों पर कुंडे लगे होते थे। तो इस प्रकार से, और इन हथियारों को जो बनाया जाता था, ये तकनीक कहलाती थी फ्लूटिंग। क्या कहलाती थी? फ्लूटिंग। इस तकनीक को कहते हैं फ्लूटिंग। इस तकनीक को, जिस तकनीक से ये हथियार बनाते थे मध्य पाषाण काल में मानो, तो उस तकनीक को कहा जाता है फ्लूटिंग। तो इस प्रकार से ये साक्ष्य देखने को मिलता है। साथियों, अगर मध्य पाषाण काल में कुछ हथियारों की बात करें तो जहाँ पर हथियार इस प्रकार से, जैसे कि हमने बताया कि वेधनी, एक धार फलक, अर्धचंद्राकार, समलंब और फ्लोटिंग। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ जो कि हम देखते हैं उपकरणों की बात, जब चित्रों की बात आती है तो चित्रों को आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर एक सम्मान की भावना आई, लोगों के प्रति सम्मान की भावना, और दूसरा अनुष्ठानिक प्रयोग किया जाता था चित्रों का, और तीसरा संगीत और नृत्य के दृश्य देखने को मिलते हैं चित्रों में। संगीत और नृत्य के दृश्य जो है देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से नृत्य होता था, और शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ एक देखने को मिलता है कि जो माता के द्वारा शिशु को पाला जाता है उसका दृश्य भी इसमें देखने को मिलता है, जो महत्वपूर्ण है कि जो है माता किस प्रकार से शिशु को पाल रही है उसका भी दृश्य, और दूसरा जो है करुणा का भाव एक जागृत होता है। तो इस प्रकार से, और दूसरी चीज़ की हम देखते हैं कि कई कलर, 16 प्रकार के रंगों का यूज किया गया है। उन गुफाओं से पता चलता है, जो गुफा लगभग 500 गुफाएं मिली जिनमें जो चित्रों का प्रयोग किया गया, उसमें देखने को मिला कि लगभग 16 रंगों का यूज किया गया, जिसमें से 16 रंगों में जिसमें लाल और हरा जो है सर्वाधिक यूज किया गया। लाल और हरा रंग जो है सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में जो है यूज किया गया। और दूसरी चीज़, नक्काशी के रूप में चित्र बनाए गए थे, और एक
प्रतीक के माध्यम से प्रतीकात्मक जो है चित्र थे। और तीसरी चीज़ देखने को मिलता है कि इस काल में जो है जैसे कि भीमबेटका एक स्थान है जहाँ पर हमने बताया, तो वहाँ पर लगभग 500 गुफाएं मिली। भीमबेटका जो स्थान है और ये भोपाल में पड़ता है, विंध्य की पहाड़ियों पर, भोपाल में विंध्य की पहाड़ियों में लगभग 1957 से 58 के बीच विष्णु श्रीधर ने खोजा था। विष्णु श्रीधर ने 1957 से 58 के बीच में जो है, इन्होंने विष्णु श्रीधर ने 1957 से 58 के बीच इसकी खोज करी थी। जो भीमबेटका एक गुफा है और जहाँ पर 500 गुफाओं की खोज करी, तो इन्होंने बताया कि भीमबेटका में विष्णु श्रीधर वाकड़कर आप नाम लिख लेंगे, या विष्णु श्रीधर, और ये पूरा पाषाणिक आवास थे जो भोपाल के विंध्य क्षेत्र में थे। साथियों, इस हमें ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के चित्रों में जो दृश्य मिलते हैं, जैसे जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, जानवरों की लड़ाई, कुछ दृश्य हैं जो कि प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, सामूहिक दावत, शहद इकट्ठा करना, जानवरों की लड़ाई, और भी बहुत सारे सामूहिक शिकार करना। तो इस प्रकार के चित्र जो कि धार्मिक मनोभावों को दर्शाते हैं, और तो हमने रंग बताया। और दूसरी चीज़ अब देखने को मिलता है, कुछ रंजक के रूप में जो द्रव्य यूज किए जाते थे, जैसे कि हेमेटाइट एक अयस्क होता था, हेमेटाइट, जिससे लाल रंग का यूज किया जाता था। तो हेमेटाइट अयस्क जिसका प्रयोग होता था, और जो कि इस अयस्क का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था। किसके लिए? लाल रंग के लिए। हेमेटाइट, तो हेमेटाइट लाल रंग के लिए, और कुछ जो चूना पत्थर सफ़ेद रंग के लिए, तो चूना पत्थर आप लिख लेंगे, चूना पत्थर सफ़ेद रंग के लिए। किसके लिए? सफ़ेद रंग के लिए। चूना पत्थर सफ़ेड रंग के लिए, और हेमेटाइट अयस्क लाल रंग के लिए। और हम देखते हैं कैल्सेडोनी, जो कि पत्थर, जो कि हमने बताया कि कुछ हथियार के रूप में यूज किया जाता है, उनके उपकरण बनाए जाते थे, तो वही कैल्सेडनी पत्थर, उसको रंग के रूप में भी यूज किया जाता था। तो कैल्सेडनी जो पत्थर था, कैल्सेडनी लिख लें, ये जो पत्थर था इसको हरे रंग के लिए भी यूज किया जाता था। तो हरे रंग के लिए भी इस पत्थर का यूज किया जाता था, कैल्सेडनी पत्थर। और भीमबेटका में कुछ ऐसे भी चित्र मिले हैं जिन पर लगातार जो है 20 परतों के रूप में चित्र मिले, कि उन पर परत दर परत वो चित्र बनाए गए हैं। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे करके एक परत से दूसरी परत पर चित्र बनाया गया, तीसरी परत पर, इस प्रकार से 20 परतें कुछ चित्रों में देखने को मिलती हैं। तो ये जो है भीमबेटका का दृश्य था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि भीमबेटका, जो कि जिन गुफाओं का अन्वेषण हुआ, जो गुफाएं जिनको खोजा गया 1957 से 58 के बीच में, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोजा था, और उसमें 16 रंगों का इस्तेमाल किया गया उन चित्रों में जो गुफाओं पर बने हुए थे। तो चट्टानों के ऊपर भी मिलते थे, गुफाओं के अंदर भी चित्र देखने को मिलते हैं, और जिसमें आपने देखा कि इस प्रकार के चित्र थे ऐसे, जो कि सामूहिक भावना या मानव की भावना को दर्शाते हैं ये चित्र। और आपने देखा किस प्रकार से रंगों का यूज हुआ, कि हेमेटाइट अयस्क लाल रंग के लिए यूज होता था, चूना पत्थर सफ़ेद रंग के लिए, और कैल्सेडनी जो कि हरे रंग के लिए। साथियों, ये मध्य पाषाण काल की जो
एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और जाहिर सी बात है ये यूपीपीसीएस, यूपीएससी और जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग एसएससी जो हिस्ट्री आता है वो उसके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लिखाया गया है। और ये कोशिश करेंगे आप एक नोट्स के फॉर्म में इसे लिखते रहें और मैं इसी तरीके से लगातार सेशन लेता रहूँगा। साथियों कोशिश करिए कि मेरे चैनल को दूर दूर तक पहुँचाइए, जिससे जो लोग शिक्षा को चाहते हुए भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उन तक पहुँचना चाहिए। साथियों चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जिस प्रकार से आपको सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे वीडियो लगातार देखने को मिलेगा। आप मेहनत से पढ़ते रहिए, मौज करिए और मस्त रहिए। और इसी के साथ मैं अगले सेशन में मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल को बताऊंगा। इसी प्रकार से विस्तार से चर्चा होगी। साथियों मैं चाहता हूं कि ये जो कला और संस्कृति का जो इतिहास में प्राचीन भारत से लेकर के प्राचीन इतिहास को लेकर के जो पिन पॉइंट हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है मेरी। तो आप लोगों से ये अनुरोध समझिए या फिर जो है इसे एक यूँ समझिए कि आपका सहयोग जो है बहुत बड़ा एक, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ प्रैक्टिस और आप लोगों तक नॉलेज को पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है और आपका पढ़ना। तो साथियों इसी दायित्व को आप यूँ ही निभाते रहें और यूँ ही पढ़ते रहें, मस्त रहें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद और यूँ ही मिलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।